हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑडियो पॉडकास्ट। और मुझे इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं पता कि जो लोग शुरू में फॉलो कर रहे थे और जो लोगों ने डिमांड किया था पॉडकास्ट का, वो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बट अगर उन तक ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि पॉडकास्ट रेगुलर आते रहेंगे। एंड लास्ट पॉडकास्ट मैंने कब अपलोड किया है ये मुझे भी याद नहीं है। किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रहा है, प्लीज़ डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आप लोगों ने कहा है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, सो प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विद दैट सेड, वी शैल बी स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है इमोशनल एवोल्यूशन। ये इमोशनल एवोल्यूशन बोलते समय हमेशा वो डार्विन वाला ह्यूमन एवोल्यूशन याद आता है, बट नहीं, हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विच इज़ कॉल्ड इमोशनल एवोल्यूशन। इफ़ यू आर listening to this podcast on Spotify, please consider to follow the page or the channel, whatever it is. And if you are listening to it on YouTube, please go and subscribe. Let's begin. तो you have to accept the reality कि दुनिया और दुनिया के लोग दोनों चेंज होते हैं। दुनिया हर 10-15 साल में थोड़ा थोड़ा चेंज होती है और दुनिया के लोग उससे भी जल्दी चेंज होते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में इसी चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड डार्विन का ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं, बल्कि ऑडियो का इमोशनल एवोल्यूशन, विच विल बी अबाउट ऑल द पीपल, उनकी जर्नी बचपन से कैसे बड़े होते होते इमोशनल लेवल पे लोग कैसे चेंज होते हैं। इसको मैंने लिखने की कोशिश की है। एंड आई वुड बी लाइक वेरी कीन टू नो योर रिस्पॉन्स, योर पर्सपेक्टिव। सो कॉमेंट वगैरह करने के लिए बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, लिख देना है कॉमेंट में, जैसा भी लगे ना लगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एकदम बचपन से स्टार्ट करते हैं। थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ सब कुछ एंड लेट्स गो टू आवर चाइल्डहुड। अब याद करते हैं हम उन दिनों को जब हमारी ज़रूरतें कम हुआ करती थी और दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़रूरी हमारे रिश्ते हुआ करते थे, बॉन्ड्स हुआ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे दोस्त हमको अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा प्यारे लगते थे। माँ अगर एक दिन खेलने जाने से मना कर देती थी ना, तो दुश्मन लगने लगती थी सीरियसली। कितने ही डिस्कशंस होते थे दोस्तों के बीच की वी आर गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर एवर, हमेशा हम लोग ज़िंदगी में हमेशा ऐसे रहेंगे। छोटे और नादान ज़रूर थे, पर इतनी समझ तो आई गई थी कि कमिटमेंट्स के ज़रिए अपने आसपास वालों को बांधा जा सकता है। एटलीस्ट उस पॉइंट पे तो ये चीज़ सही लगती थी। इसमें थोड़े चेंजेस आना तब शुरू हुए जब हमने स्कूल में फ्रेंड्स बनाए। घर पे हम बबल में रहते थे। हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला करती थी, जिद पूरी की जाती थी। मतलब घर पे तो हम ही सर्वशक्तिमान थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे खिलौने, मेरा बेड, मेरा टीवी, मेरा रिमोट, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ। पर स्कूल में आने के साथ ही धीरे धीरे हमारा ये बबल ब्रेक होना शुरू हो गया। स्कूल में हमको वो अटेंशन नहीं मिलती थी जो हमें घर पे मिला करती थी। घर पे कुछ ना मिला तो रोना शुरू कर दिया, जिद पूरी हो जाती थी। मतलब बेसिकली आपने रोया, आपकी जिद पूरी हो गई। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता था हमेशा, पर हाँ, जिद पूरी की जाती थी। एट द मोमेंट नहीं की जाती थी, थोड़े टाइम में कर दी जाती थी ऑलमोस्ट, अगर पूरी करने लायक होती थी तो। अब स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट होते थे हम, पर आपको वो पोजीशन ना अर्न करनी होती थी। यहाँ पूरे क्लास में फेमस भी नहीं थे। 30, 40, 50 बच्चों में आपका 3, 4, 5 का ही ग्रुप होता था मैक्सिमम, और उसमें भी ज़रूरी नहीं था कि आप सबसे फेमस हो। यहाँ पहली बार हमको ये समझ में आया ना कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप किसी को कैसे भी ट्रीट करो, आपको वो इंसान अच्छे से ही ट्रीट करेगा। इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। यू गेट वॉट यू गिव। आप अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करोगे तो वो भी करेंगे। आप अपना रूड एटीट्यूड दिखाओगे तो आफ्टर सम टाइम आप सबको खुद से दूर कर लो। मतलब आपके नखरे उठाने वाला यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो रिश्तों की पॉलिटिक्स होती है ना, तो ये भी सबसे पहले हमने स्कूल में ही सीखा। जैसे अगर आपकी किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो या अच्छा बॉन्ड हो, तो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू गेट जेलस। बॉयज़ तो सीरियसली अपनी शैतानी, या जिसे हम अपने नॉर्थ में बोलते हैं कि बकचोदी में बिजी रहते थे, पर स्पेशली गर्ल्स के बीच रिश्तों के मायने काफ़ी अलग होते थे। ये मैंने नोटिस किया था। आई रिमेंबर कभी कभी हम कुछ गर्ल्स के डिस्कशन सुन लेते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग बैठ के गर्ल्स के डिस्कशन सुनते थे। हालांकि उस टाइम पे हमको ये लगता था कि यार ये गर्ल्स क्या बातें करते रहती हैं पूरा टाइम।
ये ऐसी है, वो वैसी है, इसने वो किया, उसने मेरे को ये बोला, यार मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तू मेरे से मत कर, अब मेरे बारे में किसी और को क्यों जाके बोल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की दुनिया भर की बातचीत होती रहती थी। उस टाइम हमको कुछ पता नहीं चलता था, पर अब कुछ टॉपिक आता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि 5th-6th स्टैंडर्ड में गर्ल्स जितना डीप रिश्तों और इमोशंस एंड इन चीज़ों के बारे में बात करती थी ना, भाई सीरियसली बता रहा हूँ, उतना तो बॉयज़ 18-20 की एज में भी नहीं समझ पाए थे। एंड ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी होगी कि बचपन में मैंने कहावत सुनी थी कि लड़कियाँ जानने में कम इंटरेस्टेड होती हैं, बट जितना जानती है ना उसको समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ ऑफेंडिंग और समथिंग। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि समझने की जो क्वालिटी होती है ये थोड़ी सी गर्ल्स में ज़्यादा होती है, ऐसा मैंने भी सुना है। अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस मांगोगे तो वो मेरे पास नहीं है। इट्स अ जनरल बातचीत है ये, जो सुनने में आती है समाज में। अगर आप रहते हैं तो आपको भी सुनने में आती होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। टाइम बीतता गया और हार्मोनल चेंज के साथ इमोशंस भी पीक पर पहुंच चुके थे। रिश्तों के मतलब भी बदलने लगे। अब हम रिश्तों एंड इमोशंस के एक्सट्रीम पे चल रहे थे। टीनेज स्टार्ट हो रहा था। पहले जो दोस्ती 1-2 चॉकलेट खाने खिलाने, लंच शेयर करने से बदल जाया करती थी, अब वो पक्की होने लगी। बेस्ट फ्रेंड्स का जो कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था, पर बेस्ट फ्रेंड्स का जो रियल डील है ना, वो अब समझ में आने लगा। इन्फैचुएशंस को सच्चा प्यार समझ लेना इसी एज में शुरू हुआ था, व्हेन द टीनेज स्टार्टेड। भाई, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हर। दिस इज़ द सबसे ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट, दिस इज़ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट किसी भी लड़के का। हाँ, ये अलग बात है कि अगली लड़की को पता भी नहीं है कि इसका ये सीन है मेरे साथ, ये मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे लिए ये इस तरह से सोच रहा है, ये सब उसको कुछ पता नहीं है। ये भाई साहब अलग ही अज्यूम करके बैठे मतलब बेस्ट पार्ट यही होता था कि अगले को पता ही नहीं है कि हमने खुद ही जीने मरने की कस्में खा रखी है, या शायद पता भी होता था लड़कियों को। ऐसा मुझे बाद में पता चला कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को इन दैट वे लाइक करता है या वॉट एवर इट इज़, तो लड़कियों को पता होता है वो पहले ही दिन से, क्योंकि उनका कुछ तो होता है इंट्यूशंस जो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सारी चीज़ों में। इट्स जस्ट दैट दे डोंट लाइक, उनको चाहिए होता है कि पहले तुम बोलो, या ऐसा कुछ सीन रहता है। आई डोंट नो ज़्यादा, मैंने सुना है कि उनको पता होता है, बस कैसे पता होता है दैट आई डोंट नो। वो लड़कियां बेहतर बता पाएंगी, अगर पता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब कहते हैं कि वही कि एक लड़की को फर्स्ट डे से पता होता है, तो वो लड़का इंटरेस्टेड हो तब भी, या वो लड़की इंटरेस्टेड हो तब भी, ना हो तब भी पता तो होता है। अब कैसे पता होता है, तो शायद उनको वैसे ही बनाया गया है। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, एनिमल्स में तो जो फीमेल का डोमिनेंस है या जो रोल है वो अलग ही किस्म का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि जो मेल लायन होता है ना, शेर, इतनी मस्त पर्सनालिटी वाला, वो रेयरली शिकार करता है। रेयर मतलब बहुत ज़्यादा रेयर, ना के बराबर। शिकार शेरनी करती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, एंड एक बार शिकार हो जाने के बाद लायन आता है, शिकार छीन के खाता है, एंड जो बचा खुचा रहता है ना शिकार खाने के बाद, उससे शेरनी और उसके बच्चे पेट भरते हैं। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, एट अ गिवन एज a boy cannot be more mature than a fellow woman, or a boy cannot be more mature than a fellow girl, at least in most of the cases. खैर, इन सब के बाद हम आ जाते हैं इन द एज ऑफ 14 to 20 और 21, बेसिकली जो हाई स्कूल कॉलेज वाला जो पार्ट होता है। और इस एज के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो लेटर 20s तक हमारे लाइफ पर रहते हैं। ये वो एज है जहाँ रिश्तों के मायने बदलने लगते हैं, यहाँ से जो रिश्ते बनते हैं वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। ये वो एज है जहाँ सबको लगता है कि हम मैच्योर हो चुके हैं, हमें सब पता है, एंड मम्मी पापा को फालतू ही लगता है कि हम बच्चे हैं। इस उम्र के शुरुआती दौर के बच्चों को अगर बच्चा बोल दोगे तो दे विल रियली गेट ऑफेंडेड, लाइक बहुत ज़्यादा। पर सच्चाई ये होती है कि दिस इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एज एवर। जो ये बिगड़ने वाली चीज़ होती है ना, जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि बिगड़ गया है, वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि पहली चीज़ तो क्यूरियोसिटी का एक डिफरेंट लेवल ऑलरेडी यहाँ तक अचीव हुआ रहता है, एंड देन दे आर लाइक दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, मोस्टली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स। यू वांट टू लिव दैट क्यूरियोसिटी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, सिगरेट, दारू, आजकल तो ड्रग्स का भी अलग ही चल रहा है। अब एक और चीज़ होती है इसमें, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए कि रिलेशनशिप में कौन कौन सी चीज़ें लोग ट्राई करते हैं, तो वहाँ भी अलग चल रहा है। वन नाइट स्टैंड्स, हैविंग मल्टीपल पीपल इन अ रिलेशनशिप,
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और वॉट एवर आजकल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब यहीं से शुरू हो जाती है। अब इंसान बनता बिगड़ता इसी एज में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत करीब से फील किया है मैंने इस चीज़ को। और अभी की अगर बात करूँ तो इस एज में चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आई टेल यू वाई, बिकॉज इन दिस एज यू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू फ्रेंड्स जो मोस्टली आपकी सिमिलर एज के होते हैं। तो ऑन एन एक्सपीरियंस लेवल दे आर नॉट एक्सपोनेंशियली बेटर देन यू, उनका भी एक्सपीरियंस उतना ही है जितना आपका है। सो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके दिए हुए सजेशंस बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और एप्ट नहीं होते हैं। समटाइम्स यू आर इन अ प्रॉब्लम एंड यू डोंट इवन टेल दिस टू योर पेरेंट्स, क्योंकि पहले बचपन में जिस टाइप का कनेक्शन था वो अब पेरेंट्स के साथ मतलब होता भी नहीं है, फादर के साथ तो और नहीं, और ना आपके पास एक्सपीरियंस है। दैट इज़ द रीज़न कि ये वाली जो एज है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल। अब आई कैन से दिस बिकॉज देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट तो ये आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू सर्वेज पीपल ऑफ अर्ली 20s आर इन द टॉप हैविंग द केसेस ऑफ मेंटल इश्यूज, मेजरली डिप्रेशन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में सर्वेज हो चुके हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वी आर क्लोज टू 100 के फॉलोअर्स। वहाँ भी आई टॉक अबाउट इमोशंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो जितने लोगों की मेरे से बात हुई है रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, मेजरली अबाउट रिलेशनशिप, करियर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें से मोर देन 90% और शुड आई से 95% आर द पीपल फ्रॉम दिस एज ग्रुप ओनली। यही 20-25 वाली एज ग्रुप, या उससे नीचे वाली भी 17 से लेकर 25 वाली। सो आई थिंक सोसाइटी शुड गिव मोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस एज ग्रुप एंड मेजरली एज अ फ्रेंड। मतलब इनको ट्रीट करने के लिए ना आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प एज पर माई एक्सपीरियंसेस टू दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। आप जितना उन पर पेरेंटिंग करने जाओगे ना, जितना मैं बोल रहा हूँ तो मानो ऐसा वैसा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो इस एज ग्रुप के झमेलों में कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम तक सफ़र करते हैं, और जो यहाँ से निकल जाते हैं अच्छे से पढ़ाई करके एंड मे बी दे गेट अ डिसेंट जॉब, उनकी प्रॉब्लम्स अब शुरू होती है, क्योंकि द होल एंटायर सोसाइटी इज़ ऑलमोस्ट ऑन देयर बैक कि भाई अब तो सेटल हो चुके, पैसे वैसे अच्छे कमा रहे हो, शादी कब कर रहे हो। तो इस एज ग्रुप में कुछ लोग खुद भी शादी करना चाहते हैं, ये भी होता है, क्योंकि कभी कभी ड्यूरिंग देयर एंटायर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ they were like the good kids according to the standard definition of the society, and they have not experienced any sort of opposite sex interaction up to a standard extent. So after achieving all the milestones of a good kid, they can't wait anymore to experience that part, which is fine, ये भी ठीक है। अब शादियों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे इंडिया में बहुत खूबसूरत भी है और थोड़ा एग्जैजरेटेड एंड थोड़ा लैविश भी है। खैर शादियों के बारे में ज़्यादा बात हमको करना नहीं है, थोड़ा सा चलते हैं कि जब ये लोग शादी जब इनकी हो जाती है उसके बाद क्या चीज़ें शुरू होती है। शादी के बाद देयर आर सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल भी और ऐसे लाइफ के बेस पे भी, क्योंकि पहले जो चीज़ें आपके लिए इनफ होती थी दैट इज़ नॉट इनफ एनी मोर। अभी यू हैव समवन एल्स विथ यू जिनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहती है, मतलब एक म्यूचुअल जिम्मेदारी रहती है, एंड सडनली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कभी कभी इन जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है दैट यू एक्चुअली डोंट केयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यूज्ड टू बी सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट फॉर यू। जिन चीज़ों से आप एक्साइट हो जाते थे वो चीज़ें अब आपको एक्साइटिंग नहीं लगने लगती हैं, और यही वो एज होती है जब हम कहते हैं ना कि हाँ अब ये इंसान बोरिंग हो गया है। वो बोरिंग नहीं हुआ है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है ना कि ही इज़ नॉट एन्जॉइंग दीज थिंग्स विच प्रॉबेबली यू आर एन्जॉइंग, इफ़ दैट इज़ मेकिंग सेंस। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एट द सेम टाइम ही इज़ अंडर एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर, मे बी फ्रॉम द ऑफिस और फैमिली और वट एवर इट इज़। तो उनका थोड़ा सा वो इमोशन वो अलग हो जाता है। तो इवॉल्व करते करते वही बच्चा जो बचपन में इतना ज़्यादा बॉन्ड, रिश्ते और इन चीज़ों के बारे में बात करता था, दोस्ती एंड एवरीथिंग, फिर वो इमोशंस पीक पर पहुँचे इन देयर टीनेज एंड नाउ द इमोशंस आर सेटलिंग डाउन। तो जो इवोल्यूशन है ना, ये टीन एज में पीक पर पहुंच चुका था एंड नाउ इट इज़ गोइंग डाउन। और इस फेज़ तक आते आते हम लोग इमोशनली थोड़े न्यूट्रल से लगने लगते हैं। कभी कभी वी जस्ट हाइड आवर इमोशंस। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपको अपने साथ के लोगों को परेशान ना करना हो, या आपको इमोशंस कंट्रोल करना अच्छे से आ गया हो तो यू जस्ट डोंट वांट टू शेयर इट विथ एनीवन, एंड मेनी अदर रीजंस। मैं उस फेज़ ऑफ लाइफ में अभी तक आया नहीं हूँ
जो शादी और उसके बाद वाला जो फेज़ होता है, तो मे बी एट दिस पॉइंट आई शुड नॉट कमेंट मोर देन दिस, क्योंकि ये सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे जिन चीज़ों के बारे में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके बारे में ज़्यादा बोलना सही नहीं है। जितना अभी तक मैंने बोला वो मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है। बाकी जो लोग इस फेज़ में पहुंच चुके हैं दे कैन लेट मी नो, ठीक है। पर दिस इज़ ऑल दैट हैपन्स, द इमोशनल एवोल्यूशन, द जर्नी ऑफ आवर इमोशनल एवोल्यूशन। सो लाइफ में जो भी हो रहा है, मे बी दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन, बचपन से लेकर अभी तक जहाँ पर आप अभी हो। एंड आई थिंक वी शुड टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। सच में द एक्सपीरियंस कुड बी गुड और बैड, बट वी हैव टू जस्ट स्टे काम, लर्न एंड इवॉल्व, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको वक्त और उस वक्त में मिले तजुर्बे सिखाते हैं, और लाइफ में सीखना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो इस टॉपिक पे और बातें हो सकती हैं, पर आई डोंट वांट दिस एपिसोड टू बी वेरी लॉन्ग। इतना नहीं कि आप बोर हो जाओ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बोली है इसको 1-2 बार आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें काट के मैंने एकदम, जो कहते हैं ना निचोड़, वो निचोड़ निकाला है कि ये जो इमोशंस का जो होता है ना कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूरी जर्नी कैसे हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा कोशिश किया है मैंने। So that will be all for this episode. Do let me know about your opinions, and if you are watching or listening to it on YouTube, do subscribe, like and share it with your friends. If you are listening to it on Spotify, do follow the audio podcast, and take care everyone. I'll see you in the next episode. Bye guys, and please बताना कैसा लगा, क्या लगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2-3 बार सुन लेना। Thank you so much. Take care. Bye bye.